Everyone, welcome to Study Point. So in this video we are going to discuss about the remaining topics of class 10th geography chapter 1, and that is resources and development. So in our previous lectures, in lecture number 1 we have discussed about resources and the type of resources, and yesterday I uploaded a second lecture on this topic, on this chapter, about Agenda 21, Sustainable Development, and Earth Summit, clear, and resource planning. So these are the topics which we have already discussed in the previous videos, clear. So today's topic is land resources. So today's video I am going to share two topics with you. First one is land resource and the second one is soil as a resource. तो दो टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये आपका चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोनों ही जो आपके टॉपिक्स हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो आपका सॉइल एज अ रिसोर्सेज में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके मैप बेस्ड भी होते हैं और एमसीक्यूज भी होते हैं। तो सॉइल आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो वीडियो का ध्यान से सुनिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। और एक चीज़ और, आपकी जो इस चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ हम टॉपिक्स करेंगे और फिर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी एमसीक्यूज को लेकर, क्योंकि आपका 60 एमसीक्यूज ही आएंगे टर्म 1 में। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू के लिए एक मैं अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी जिसमें हर चैप्टर पे 5 to 6 वीडियोज़ होंगी जिनमें हम केवल और केवल एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैंड एज अ रिसोर्स। तो सभी को पता है कि लैंड आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिसोर्स है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ ले लीजिए या फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सारी की सारी चीज़ें आपकी इनडायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड है ना, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ को जो लैंड है आपकी वो सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से, इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो, अदरवाइज स्टेटमेंट में भी मैंने प्रोवाइड कराया है, इसको देख के आप समझ सकते हो। देखिए 43% जो एरिया है आपका वो प्लेन एरिया है, जो कि आपका हेल्पफुल होता है एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है। उसके अलावा 30% एरिया आपका माउंटेनियस एरिया है जिसमें कि टूरिज्म के लिए जो हेल्पफुल है, और दूसरा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए, ठीक। फिर 23% आपका प्लेट्यू रीजन है जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आपका डिवाइडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज था। तो यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं और देखिए मैचिंग बेस्ड भी आ सकता है, मींस आपको इस साइड ये डाटा मिल जाएगा और इनको मैं जंबल कर दूँ। मींस फर्स्ट 43% आपको पता है प्लेन एरिया है, लेकिन मैं 43 के सामने लिख दूँ प्लेट्यू रीजन, 30 के सामने मैं लिख दूँ प्लेन एरिया और 27 के सामने मैं लिख दूँ माउंटेन। फिर आपको मैच करना होगा कि कितना परसेंट कौन सा एरिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मीजर्स। तो देखिए इसमें ना हम ये जो कंजर्वेशन मीजर्स हैं इनको भी डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, और बाकी जो लैंड डिग्रेडेशन है उसमें केवल हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे थ्योरी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। तो अगर लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो सॉइल इरोजन सभी को पता होगा, सॉइल इरोजन से ही आपका कनेक्टेड है लैंड डिग्रेडेशन। देखिए लैंड डिग्रेडेशन एक प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है लैंड जो होती है अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। मींस वो लैंड आपकी अनफिट हो चुकी है कि अब आप उस पर ना कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, अब वो उतनी फर्टाइल रही नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, या जो मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए वो मिनरल्स अब उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लैंड आपकी डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, कोई भी खनिज तत्व आपके उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो आप उस पर ना कोई भी अब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। तो लैंड जो डिग्रेड होती है वो किस किस फैक्टर की वजह से होती है, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में मिल सकते हैं कि आपको फैक्टर्स को पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा वो फैक्टर है जो लैंड के डिग्रेड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर कौन सा एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो लैंड डिग्रेड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 4 चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। पहला है माइनिंग, मतलब कि खनन कार्य जिसे कहते हो आप। फिर है आपका ओवर ग्रेजिंग। देखो माइनिंग सभी को पता होगा, खनन है ना, खदान वगैरह में जो खुदाई होती है जिससे आपके मिनरल्स या फ्यूल्स मिलते हैं वो चीज़। तो कई बार माइनिंग जो होती है फॉसिल फ्यूल्स के लिए की जाती है, लेकिन रॉक्स को और लैंड को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि फिर आपका उस पर प्रॉपर ना एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो नहीं पाता है। तो
दूसरी चीज़ है आपकी ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग सबको पता होगा, जो पशुओं की चराई है वो भी एक नियमित सीमा से ज़्यादा हो जाए। मीन्स मान लीजिए एक छोटा सा ग्राउंड है और आपका 20 से 25 जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं इसी ग्राउंड पे, है ना। तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्स हमारे पास कम है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब उनको प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल पा रहे, तो जैसे भी अगर वो घास को खाते हैं, तो जब वो घास को खींचते हैं ना, घास के साथ साथ जो मिट्टी की टॉप लेयर है उसको भी वो खा लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि मिट्टी की जो टॉप लेयर है, सारे मिनरल्स आपके उसी में होते हैं मैक्सिमम। अब वो टॉप मोस्ट लेयर आपकी इरोट हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, तो फिर आपकी वो लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, पानी बारिश होती है, बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है, फील्ड्स में पानी भर जाता है, तो जब वाटर कहीं भी स्टॉक हो जाए, वाटर लॉगिंग मीन्स वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए किसी जगह पे, वो सड़ने लग जाए, तो फिर वो लैंड भी आपकी धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है और एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो जाती है, ठीक। फोर्थ है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि देखिए जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है आपका, धीरे धीरे फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो जब ये फैक्ट्रीज आपका या तो किसी कॉलोनी वाले एरिया में आ जाती हैं या फिर फॉरेस्ट के बीचों बीच में आ जाती हैं, या फिर मान लीजिए फैक्ट्री में ना आपको कोई भी केमिकल वर्क है, तो उसमें से निकलने वाला जो केमिकल है या फिर आपका ई वेस्ट है, किसी भी टाइप का वेस्ट मटेरियल है, अगर वो आपका डायरेक्टली लैंड में जा रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर वो आपकी लैंड को क्या कर देता है, अनफिट कर देता है, ठीक। तो सिर्फ आपको ये जो फैक्टर्स हैं इनका ना एक सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती है, तो इसलिए हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। पर देखिए कुछ मीजर्स आपको दिए हैं, मीन्स कैसे आप लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हो, क्या क्या कंजर्वेशन करने के तरीके हो सकते हैं। तो वैसे मैंने डिटेलिंग प्रोवाइड करा दी है, बट आपको इतनी नीड नहीं है। सिर्फ आप याद रखिए, एक तो स्ट्रिप फार्मिंग, जैसे आपने देखी होगी पट्टेदार खेती जिसे कहते हैं, कि एक ही फील्ड है, आपने इसी फील्ड में ना 4 क्रॉप लगा दी। इस साइड मान लीजिए आपने दाल रखा है, इस साइड आपने गन्ना, या इस साइड कोई और फसल, इस तरीके से डिवाइड करके कि आपको ना मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सके, कि आलू हो गया आपका, मिर्ची हो गई, या फिर टमाटर हो गया, इस टाइप से फील्ड को सेक्शंस में डिवाइड करके खेती करना, ठीक है। एक आपका होता है क्रॉप रोटेशन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 3 टाइप की होती है आपकी, रबी क्रॉप होती है, खरीफ होती है, और एक आपकी जायद होती है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है जो आपकी सीजनल खेती होती है, मीन्स गर्मी का मौसम है तो गर्मी की फसल लगाएंगे, सर्दी में सर्दी की फसल लगाएंगे, तो उस फील्ड में ना रोटेशन चलता रहेगा। कि क्योंकि देखिए अगर पर्टिकुलर आप एक ही प्लांट या फिर एक ही टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एक ही टाइप ऑफ कल्टीवेशन आप करते हो ऑल ओवर द ईयर या थ्रू आउट ऑल ईयर, तो आपकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी है ना सॉइल की, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एग्रीकल्चर करें, क्रॉप रोटेशन को ध्यान में रखें, जिसे हिंदी में आपका फसल चक्र कहते हैं। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डैम्स बनी रहती हैं तो बाढ़ से जो नुकसान होता है वो भी आपका रुक जाता है, कि बाढ़ का जो एक खतरा बना रहता है ना, उस पर भी आप कुछ हद तक काबू पा सकते हो। या फिर जो आपका वाटर का एक फ्लो लेवल है या जो वेलोसिटी है, उसको भी ये कुछ हद तक ना कंट्रोल कर देती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स भी इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्टूर फार्मिंग होती है आपकी हिल साइड एरिया में, ठीक है। जैसे कि मैंने शायद पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि हिमाचल वगैरह में क्या होता है कि पहाड़ी इलाके हैं, तो वाटर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा लैंड उनके पास प्लेन लैंड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। मीन्स जैसे स्टेयर्स होती है ना, उस टाइप से लैंड को बना लेते हैं कि वाटर फ्लो करके ऐसे ऐसे हर स्टेयर पे जा सके, तो पूरी फील्ड को पानी मिल जाएगा और पानी खेत में भरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे चाय वगैरह की खेती ज़्यादा होती है, और उसमें अगर पानी भरा रह जाए, पानी रुक जाए, तो वो फसल सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके से क्या होगा कि उसको पानी भी मिल जाएगा और पानी वहाँ पे रुकेगा भी नहीं। एक होता है आपका फुरो फॉर्मेशन या रिज फॉर्मेशन। तो आपने सुना होगा ना मेड बनाना, जैसे कि एक फील्ड का पानी दूसरी फील्ड में ना चला जाए, तो वो जो मिट्टी का एक उठा हुआ पार्ट या मिट्टी से एक रो बना देते हैं और थोड़ा उसको उठा हुआ या थोड़ा ऊंचा बनाते हैं कि पानी यहाँ पे रुक जाए, तो मेड बनाना। ये सारे मीजर्स थे आपके, क्लियर। तो कि बहुत ज़्यादा टफ ये टॉपिक नहीं था। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ ना आए या टॉपिक समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखिएगा। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पर्टिकुलर किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कुछ हद तक ये आपका लैंड से ही कनेक्टिव है, ठीक। सो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रिन्यूएबल है कि आप इसको रीन्यू कर सकते हो।
क्योंकि ये सपोर्ट करती है आपकी प्लांट की ग्रोथ को और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सॉइल की इम्पोर्टेंस तो सभी को पता होगी। विदाउट सॉइल क्रॉप रोटेशन तो छोड़िए, क्रॉप एग्रीकल्चर भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने ना इसको बांटा है 6 टाइप्स में। पहली होती है एलुवियल सॉइल, फिर होती है आपकी ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। क्लियर। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं या जिन पे पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वही पॉइंट मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ इन नोट्स की और वहाँ से नोट्स बना लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एलुवियल की बात करें तो ये बनती है रिवर की डिपॉजिट से, मीन्स हिमालय से या फिर जब जहाँ से भी आपकी रिवर्स निकलती है ना, मोस्टली हिमालय वाले रीजन में। बाकी जब आपकी रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ साथ वो कुछ डिपॉजिट्स ले जाती है, मीन्स कुछ हल्के हल्के कणों को इकट्ठा करती रहती है और एक साथ ले जाके बहा के एक जगह पे उनको इकट्ठा करती रहती है। तो जो एलुवियल सॉइल है वो रिवर के डिपॉजिट से ही बनी है और इसके अंदर सैंड और सिल्ट और क्ले, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। और जो एलुवियल सॉइल है ना, इसके 2 टाइप होते हैं, ये पूछा जाता है। 2 टाइप होते हैं, बांगर और खादर। तो इससे भी आपके 2 एमसीक्यू बन सकते हैं कि बांगर क्या होती है। तो देखिए, ओल्ड टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल जो होती है उसको कहते हैं बांगर, और जो आपकी न्यू टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल होती है उसको कहते हैं खादर। क्लियर। तो यहाँ तक भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, इतना आप ऑलरेडी जानते होंगे बिकॉज ये ना आपका 9th में भी था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, मीन्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में ये सॉइल मिलती है, सबसे ज़्यादा मतलब एरिया में। तो बहुत सारे स्टेट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी। और ये जो सॉइल है ये मोस्टली कहाँ पे मिलती है, नदर्न प्लेन्स में मिलती है और राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है। मीन्स मोस्टली नॉर्थ इंडिया में आपको यही सॉइल देखने को मिलेगी ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक। दूसरा ये आपका पैडी, वीट और शुगर केन, इन वाली क्रॉप्स के लिए ये आपकी सॉइल जो होती है बहुत अच्छी होती है इनके एग्रीकल्चर के लिए। इंटेंसिव कल्टीवेटेड, और ये आपकी ना डेंस पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, नॉर्थ इंडिया और अगर साउथ इंडिया को आप कंपेयर करें तो नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में ना पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसका जो रीज़न है या जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो आपका यही है, एलुवियल सॉइल। क्योंकि देखिए, सॉइल की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है तो यहाँ पे ना आप कोई भी क्रॉप या कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप लगा सकते हो, कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है। तो देखिए, किसी रीजन में अगर आपको फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी है तो धीरे धीरे वहाँ पे आबादी बसनी शुरू होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे रहते हैं। अब मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में जाते हैं कि जहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जनरली आप वहाँ पे नहीं रह पाओगे, है ना। या तो वहाँ से आप शिफ्ट कर लोगे या फिर कह सकते हो बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो नदर्न प्लेन में ये सॉइल पाई जाती है जो कि एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, तो मैक्सिमम आपकी पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। फिर हम बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल की। तो जो देखो, ब्लैक सॉइल का नाम सुनते ही आपको ना कॉटन याद आ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए आपको किस टाइप की सॉइल चाहिए। तो ब्लैक सॉइल में ही आपकी कॉटन की खेती होती है और सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है गुजरात में। ठीक। अब चलो फर्स्ट पॉइंट वाइज चलते हैं। ये आपकी बनती है क्ले मटेरियल से और इसके अंदर कैपेसिटी होती है वाटर और मॉइस्चर को होल्ड करने की, तो इसलिए इसके अंदर ना कैपिलरीज पाई जाती हैं, अपने अंदर वाटर को रिस्टोर कर लेती है। और इस मिट्टी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, लाइम। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जनरली इस सॉइल में कौन सा कंटेंट आपको नहीं मिलता है, कौन सा मिनरल नहीं मिलता है। तो देखिए, फास्फोरिक कंटेंट ब्लैक सॉइल के अंदर नहीं होता है। और हॉट वेदर के अंदर क्या होता है, इसमें क्रैक्स, दरारें पड़ जाती हैं, ये चटकने लगती है मिट्टी। और जब जैसी वेदर चेंज होता है तो वापस से इसके पार्टिकल जुड़ करके फिर से सॉइल फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये गुजरात में पाई जाती है बहुत ज़्यादा और ये आपका हेल्प करती है कॉटन को ग्रो करने में। ठीक है। ब्लैक कलर की होती है, तो सभी को पता है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रेड एंड येलो सॉइल। सो दिस इज रेड एंड ब्राउन एंड कलर। तो जो आपकी रेड और येलो होती है तो वो ब्राउनिश कलर की होती है या फिर वो आपकी रेड कलर की होती है।
और इसका रेड कलर क्यों होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए इसमें आपका मिलता है हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट। सॉरी ये कॉन्टेस्ट नहीं है, कंटेंट है, इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड, इसे कॉन्टेस्ट लिखा है, इसको कंटेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए आपकी ये रेड होती है। और इसके अंदर आपकी क्या चीज़ें और होती हैं, तो नेक्स्ट हम देख लेंगे। एक तो कल्टीवेशन के लिए भी ये ठीक ठाक ही है, मींस कल्टीवेशन भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन आपको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, लाइम, पोटाश, मैग्नीशिया और ह्यूमस, इन चीज़ों की इसके अंदर क्या पाई जाती है, डेफिशिएंसी, कमी पाई जाती है। दूसरा ये सॉल्युबल है, इसके अंदर सॉल्ट इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं कुछ क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं, लो क्वांटिटी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट जो होती है रस्टी कलर की होती है, मीन्स ब्राउनिश ब्राउनिश सा कलर होगा इसका आपका। और ये बनती है आपका रॉक्स की वेदरिंग, मीन्स चट्टानों के टूटने से ये बनती है। और मेनली ये मिलती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, आयरन और एल्युमिनियम। फिर देखिए ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर हम अरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, हमारी लास्ट दो हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो अरिड सॉइल की बात करें तो ये थोड़ी सैंडी टेक्सचर की होती है, मीन्स रेतीली मिट्टी होती है एक टाइप से। इनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है और वेजिटेशन ज़्यादा यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती है। एडिकेट इरिगेशन के साथ इस सॉइल को आप कल्टीवेट कर सकते हो, मीन्स एग्रीकल्चर पर्पस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसको फर्टाइल बनाना पड़ेगा। और अगर मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाता है, जिप्सम और सिलिका भी इसमें ऐड होते हैं। तो हमारी लास्ट सॉइल, बट मैप में आपकी ये फर्स्ट है, फॉरेस्ट सॉइल। देखिए फॉरेस्ट सॉइल नाम से पता चल रहा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे वहीं पे ये सॉइल आपको मिलती होगी। सो द सॉइल इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस बट डेफिशिएंट इन पोटाश, मीन्स इसमें पोटाश, फास्फोरस और लाइम की तो कमी होती है, लेकिन ह्यूमस बहुत होता है। तो प्लांटेशन को सपोर्ट करती है ये, मीन्स टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस या ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए ये सॉइल अच्छी है। मीन्स ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी ये होती है और नेचर में होती है ये हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। तो इसी के साथ साथ चैप्टर भी आपका ही फिनिश होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये वाले सारे मैं लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब देखिए मैप मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मैप के लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, मैप को हम उसमें देखेंगे, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।